Okay. Are you guys ready? Let's go. हर हर महादेव मित्रों. ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आज का सेशंस किस बारे में है? हालांकि इसको नाम हमने दिया है आंसर राइटिंग सेशन, बट इट इज रादर देन आंसर राइटिंग मोर एग्जाम ओरिएंटेड सेशन. तो पहले एक आध घंटे के अंदर पहले सेशन में मैं आपको मेंशन कर दूं कि मुझे क्या क्या बताना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. दूसरे सेशन में वी विल डिस्कस योर क्वेरीज एक्सेट्रा, और उसके अंदर मैं आपकी काफी सारी चीजें डिस्कस करूंगा. ठीक है, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट. ठीक है, मैं अभी जो जो बोलूंगा उस सब चीजों को आपको नोट करना है. लेकिन अगर आपको सिर्फ सुनने में इंटरेस्ट है तो मैं वैसे भी ये लेक्चर यूट्यूब पे रखने वाला हूं, तो यू कैन यूज दिस लेक्चर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. एनीवेज अगले 10 दिन में ही यूज करना है. ठीक है, आज ही देख लो तो बेटर है. सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज एग्जाम और पेपर स्ट्रेटेजी. ठीक है, कि हमारी एग्जाम या पेपर की स्ट्रेटेजी किस प्रकार से रहने वाली है और हमने क्या क्या करना चाहिए. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? हो सकता है आज मैं जो चीजें बोलूंगा इसमें से कई सारी चीजें हो सकता है मैंने इसके पहले भी बोली हो, बट इट इज ऑलवेज सेड दैट इंपॉर्टेंट चीजें जितने ज्यादा बार बोलो उतने ज्यादा बार वो अफेक्ट करती है, और आपको हो सकता है इसके पहले भी मैंने बोला है तो ये चीजें रिफ्रेश कर जाएगी. इसके अंदर मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो आपने फॉलो करना जरूरी है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू अपीयर फॉर एग्जाम, how to appear for paper, और specifically I will confine it to only law, not any other subject. तो आज मैं सिर्फ लॉ के बारे में बात करूंगा. So how to appear for paper, this is my first discussion कि पेपर को कैसे अपीयर करना है. दूसरा चीज, पेपर अपीयर करते वक्त माइंड सेट किस प्रकार से हैंडल करने हैं. ठीक है, थर्ड चीज, अगले 10-15 दिन में आपका शेड्यूल या What you need to do, क्या आपने ओल्ड चीजें पढ़नी चाहिए, क्या आपने नई चीजें पढ़नी चाहिए, जो नहीं पढ़ा है उसको आपने पढ़ना चाहिए, आपने एग्जिस्टिंग चीजों से लर्निंग क्या लेना चाहिए, ये सब चीजें. चौथी चीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ड्यूरिंग द एग्जाम या आप जब सारे सब्जेक्ट्स को हैंडल कर रहे हो, चारों सब्जेक्ट को एक साथ हैंडल कर रहे हो, तो आपने स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग चीजों को किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए. ठीक है, एंड एक्सेट्रा. ऐसा कोई भी चीज जो मुझे एडिशनली इन टाइम लगता है तो मैं आपको बताता चाहूंगा. ना एक एक चीज को समझते हैं, एक एक चीज को हैंडल करते हैं. सबसे पहली चीज को हैंडल करते हैं, वंस फर्स्ट कम फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू अपीयर फॉर पेपर. अब इसके कुछ टिप्स है, वो मैं फास्ट लूंगा और फटाफट बताऊंगा. आपने फटाफट नोट करना है करना, अदरवाइज यूट्यूब से आप इसको लिख सकते हो, आपकी मर्जी. मैं थोड़ा सा स्पीड में ले रहा हूं बिकॉज मेरे को आपका ज्यादा समय कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, और इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि मेरे को बहुत ज्यादा समझाना है. ठीक है, एनीवेज जितना अच्छे इफिशिएंटली लेंगे उतना बेटर है. ठीक है, अब ये वो नहीं है कि तुम्हें कंसेप्ट डालना है अंदर. ठीक है, सो जस्ट बी नॉर्मल. ठीक है, फर्स्ट थिंग, सबसे पहला रूल, इसके भी पहले बोला है, आज भी बोलूंगा, आगे भी बोलूंगा, हमेशा याद रखना, 100 मार्क का पेपर जो अपीयर करेगा उसने 50+ एक्सपेक्ट करना चाहिए. स्पेसिफिकली लॉ, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट टॉकिंग अबाउट एनी अदर पेपर. अगर आप 100 मार्क का पेपर लिखोगे पूरा तो आपने एक्सपेक्ट करना चाहिए 50+ आएंगे. जिन लोगों ने अभी टेस्ट सीरीज दिया होगा वो लोगों को इसका एडवांटेज समझ में आ रहा होगा. एंड नाइस टू सी कि टेस्ट सीरीज में बहुत सारे बच्चों ने अच्छे स्कोर किए हैं. जिन्होंने भी 50 के ऊपर स्कोर किए हैं उन्होंने लगभग खुद को अगर ऑब्जर्व किया होगा टेस्ट में तो तुमने देखा होगा तुमने 90-100 मार्क का पेपर लिखा हुआ होगा, तभी जाके आपका स्कोर 55, 60, 65 इस प्रकार से आ सकता है. बिकॉज इसके पहले भी मैंने इक्वेशन बोला है, 100 मार्क का पेपर अपीयर करना है और उसमें से 75 मार्क्स मिनिमम कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ठीक है, 70 मार्क्स का मिनिमम कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिसमें से आपको 40 स्कोर करना है. ये अगर आपने 40-75 में से स्कोर कर लिया तो बचे हुए 25 मार्क में से आपके 10-15 आराम से आ जाएंगे. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? 40-45 अगर आपने इसमें निकाल लिया तो आपका बचा हुआ 10-15 मार्क आराम से आएगा. अब आप सोचो 75 में से मैं हाफ मार्क नियरली एक्सपेक्ट कर रहा हूं, स्टैंडर्ड डिडक्शन छोड़ के भी. सो पहला रूल, ये रूल अगर तुमने तोड़ा, यू डोंट एक्सपेक्ट कि भाई सब तुमको मार्क्स आएगा. लॉ इज अ थ्योरी पेपर, लिखना पूरा है, याद पूरा करना है, लिखना अच्छे से है. जिसने 80 मार्क का पेपर लिखा, सीधी बात है 80 का पेपर लिखा मतलब तेरा 60 कॉन्फिडेंट है. 60 कॉन्फिडेंट है मतलब लेके का 35 आएगा तू. इट्स सिंपल एज दैट. लॉ का स्ट्रेटेजी ही है 100 मार्क पूरा लिखा, उसी ने एक्सपेक्ट करना है, उसको मार्क्स आएगा. एनी वन ऑफ यू हैव गिवन द टेस्ट अर्लियर? टेस्ट दिया है सबने? किस किसने दिया है? आपके कितने मार्क्स के पेपर अपीयर हुए? हाँ,
44 कितने का पेपर था? 100 मार्क का था, तो 44 का अपीयर हुआ, सिर्फ 80 का अपीयर हुआ। 80 में से कितना आया? सी। यही है। आपने कितने का अपीयर किया था? 75, पर स्कोर अच्छा आया 58। एब्सोल्यूटनेस ज्यादा था लिखने के अंदर। ये रेयर केस हो सकता है। अगर आपके याद करने पे आपको भरोसा है, अब वो बोल रहा है 75, पर हर एक के साथ ये वर्क करना सही नहीं है। और किसने पेपर अपीयर किया था? हाँ, 54 आए, चलो गुड, दैट इज स्टिल अ गुड कोर। 82 में 54 लाना इज एनीवन मोर? अच्छा, आंसर सब ये आना बाकी है। अब आप ये सोचो, अगर 82 का अपीयर करके 54 आ रहे हैं, ये अगर 10-15 मार्क और ज्यादा सॉल्व कर दे तो एग्जामिशन कंफर्म है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सो स्ट्रेच इट टू 100 मार्क्स। ये मिनिमम बेसिस में रखना चाहूंगा कि अगर आप 100 मार्क का पेपर लिख रहे हो, 75 मार्क का कॉन्फिडेंट लिख रहे हो, तो 50 तो मिनिमम तुमने एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। ज्यादा मिले तुम्हारा बोनस है, पर ये चीज को रूल बना लो। आपका स्पीड उतना मेंटेन होना चाहिए, आपने काम उतना करना चाहिए। सिंपल एज दैट। इज इट वेरी क्लियर? दूसरी चीज के ऊपर, दूसरे सेट के ऊपर मैं अब वर्क कर रहा हूं। ये नई चीज है, इसके पहले मैंने कभी बोली नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से सुनना। अब ऐसा होगा कि जब मैं कहता हूं 75 मार्क्स का पेपर आपका देखा हुआ या अच्छा चाहिए और कॉन्फिडेंट चाहिए, और बचा हुआ पेपर आपका थोड़ा नॉन कॉन्फिडेंट हो सकता है, इसका मतलब आपका प्रपोर्शन जो चल रहा है पूरे पेपर को, मैं लगभग, चलो 75 में बोल रहा हूं, आप 70 पकड़ लो या 66.86 पकड़ लो, जो भी है, मैं इसका प्रपोर्शन जो ले रहा हूं वो पेपर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। 1 2 3, 3 पार्ट्स में मैं पेपर को डिवाइड कर रहा हूं। इसमें से अब 3 पार्ट्स, ये एज पर क्वेश्चन नहीं, एज पर नहीं, मैं कंटेंट वाइज बोल रहा हूं कि भैया आपके अगर 20 सवाल है तो 20 में से 3 पार्ट में कर रहा हूं, लगभग 7-7 सवालों का एक एक पार्ट। इज इट वेरी क्लियर? ये सिंक्रोनाइज नहीं है, ये लाइन से नहीं है, ऐसा ही रैंडमली मैं पेपर के 3 पार्ट कर रहा हूं। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि आपका 70-75 मार्क्स का पेपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मतलब आपके मिनिमम 2 पार्ट कॉन्फिडेंट होने चाहिए, कोई भी 2 पार्ट, इट कैन बी 1 or 2, इट 1 or 3, रैंडमली सिंपली 2/3 ऑफ योर पेपर शुड बी कॉन्फिडेंट। कैन आई से दिस? बच्चों, आपका 2/3 पेपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? बच्चों बोलो हाँ या ना। अब बच्चे गलती क्या करते हैं नॉर्मली? अब नॉर्मल तरीका पेपर सॉल्व करने का क्या है? थ्योरी पेपर नॉर्मल सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों का? बच्चों कॉन्फिडेंट वाले सवाल दनादन पहले सॉल्व कर लेते हैं, और जो उनको नहीं आते ना उसको सबसे एंड में पुट करते हैं। एंड आपका नॉन कॉन्फिडेंट सवालों से होता है, नॉन कॉन्फिडेंट आंसर से होता है। इज इट? बोलो हाँ या ना। नेवर डू इट लाइक दिस। टेक एडवांटेज ऑफ द कॉन्फिडेंट आंसर्स टू स्कोर फॉर नॉन कॉन्फिडेंट आंसर। आपने कॉन्फिडेंट आंसर का एडवांटेज उठाना चाहिए नॉन कॉन्फिडेंट आंसर के लिए। कैसे? यू डिवाइड योर पेपर इन कॉन्फिडेंट 2:3 एंड नॉन कॉन्फिडेंट 1:3। तो अगर आपका 2:3 मतलब 66.67 से लेके 75% अगर आपका कॉन्फिडेंट पेपर है कि भैया 20 में से 14 सवाल आते ही है, या 20 में से 15 सवाल आते हैं, इतने तो आने चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं 75% पेपर आना चाहिए, तो इतने तो आने चाहिए। बोलो हाँ है ना। सो 2/3 अगर आपका कॉन्फिडेंट है, नॉन कॉन्फिडेंट आपका 1/3 है, ऑलवेज सॉल्व इट लाइक दिस। द बेस्ट वे टू सॉल्व इज 2:1। बेस्ट वे टू सॉल्व इज 2:1। 2 कॉन्फिडेंट आंसर लिखिए, 20 में एक आधा नॉन कॉन्फिडेंट पेल दीजिए, वापस 2 कॉन्फिडेंट आंसर लिखिए, 20 में एक आधा नॉन कॉन्फिडेंट पेलिए, वापस 2 कॉन्फिडेंट लिखिए, 20 में एक आधा नॉन कॉन्फिडेंट डालिए। इससे होगा क्या? कॉन्फिडेंट आंसर्स में तो आप 80% मार्क्स लेके ही आओगे, 70-80%। चलो 20% स्टैंडर्ड डिडक्शन का छोड़ दो, मतलब 6 में से आप 4 या 5 तो लेके ही आ रहे हो। बोलो हाँ है ना। 4 to 5 आप लेके आ रहे हो 6 में से। जो आपका गलत भी सवाल है या नॉन कॉन्फिडेंट भी सवाल है, पहले 2 क्वेश्चन के इंप्रेशन में आप इसके ऊपर पूरा भी गलत हो गया तो 4 मार्क में से 1 या 1.5 तो लेके आ जाओगे स्टेप मार्किंग में। बोलो हाँ है ना। इससे स्कोर होगा। एक एक मैं एंटरटेन करूंगा जस्ट। हाँ नहीं, अभी इसका कोई लिंक नहीं है ग्रुप के ऊपर, मैं पहले ही बोलूंगा। इसका पूरा लेक्चर यूट्यूब पे बनेगा, एडिटिंग होगा और फिर अपलोड होगा, ठीक है। तो लाइव वालों के लिए फिलहाल ये सेशन नहीं है, ये जितने बैठे उनको ले लूं, शाम तक के अपलोड हो जाएगा, ठीक है। लेट्स गो। सो नॉन कॉन्फिडेंट वाले जो भी है, नॉन कॉन्फिडेंट वाला जो भी तुम्हारा आंसर है या जो भी क्वेश्चन है, ये 2:1 के प्रोपोर्शन में जाना चाहिए। कौन से प्रोपोर्शन में जाना चाहिए? 2:1। 2 कॉन्फिडेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हारा इंप्रेशन बिल्ड हो गया, थोड़ा सा डाउन करो। सी इट शुड नॉट बी लाइक दिस वॉप एंड वॉप। तुम क्या कर रहे हो? तुम पूरे 2/3 कॉन्फिडेंट सॉल्व कर रहे हो और फिर 1/3 में पूरी मिट्टी खा रहे हो। अब एक्चुअली होगा क्या, तुम्हारा कॉन्फिडेंट में स्कोर कितना हो रहा है? हर 4 मार्क का अगर मैं सवाल पूछूं तो हर कॉन्फिडेंट क्वेश्चन में 3 3 3 3 3 3 लेके आ रहे हो, बराबर है।
बाद में जब तुम नॉन कॉन्फिडेंट वाली सीरीज शुरू करोगे तो यहां चलो पहले क्वेश्चन में वो 2 दे देगा, दूसरे क्वेश्चन में वो 1 आधी देगा, तीसरे क्वेश्चन से वो देना ही बंद कर देगा। तो आपका यहां स्कोर 2 से लेकर 0 पे जा रहा है। बट इफ यू डू इट लाइक दिस तो तुम्हारा ग्राफ कैसा बनेगा? कॉन्फिडेंट एक नॉन कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट एक नॉन कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट एक नॉन कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट एक नॉन कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट एक नॉन कॉन्फिडेंट। तो ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। एट द एंड जब आप देखोगे ना तो आप बीच बीच में ये जो नॉन कॉन्फिडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, अब यहां पे आप 2 स्कोर कर रहे हो, 1 फिर 0 0 0 0 लाइन से स्कोर कर रहे हो। पर यहां आपको अश्योरेंस है कि जितने भी आप 7-8 सवाल सॉल्व करोगे, हो सकता है पहले इसमें आप 2 स्कोर करोगे, दूसरे में हो सकता है 1 से 1.5 स्कोर करोगे, पर ये कभी 1 के नीचे नहीं जाएगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि बनाया हुआ इंप्रेशन आपका यूज हो रहा है अगेंस्ट दोस क्वेश्चन जो आपके कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तुमने लास्ट के अगर 7 क्वेश्चन नॉन कॉन्फिडेंट वाले लिखे और गलत लिखे तो ये तो होना ही है ना भाई। 2 वो पहला सॉल्व करेगा, थोड़ा सा पहले वाला जो इंप्रेशन बनाए चलो उसमें 2 देंगे, पहले वाला इंप्रेशन बनाए उसमें 2 दे दिए, पर नेक्स्ट इसमें देगा क्या? दूसरे नेक्स्ट इसमें देगा कितने चांस देगा? पहले क्वेश्चन में चांस दे देगा, दूसरे क्वेश्चन में देगा, तीसरे में देगा। पर यहां जब आप 2 नॉन कॉन्फिडेंट सॉल्व 2 कॉन्फिडेंट सॉल्व कर रहे हो, एक उसको देना पड़ेगा क्योंकि वो उस मेंटेलिटी में फंसा है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? बच्चों समझ में आ रहा है? मैं क्या अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? रुको जरा 2 ना लाइक बट पहले तो लेट आना है। इस सेशन को तो दादी पे आ जाते जीवन में, सर मैं आया वही बहुत है। सो ये चीज को याद रखना। ग्राफ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? लॉजिक समझ में पसंद आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एग्जाम 13 दिन बाद है, अभी नहीं। स्माइल दो एक अच्छी सी, और यहां तक पहुंचे मतलब कुछ तो करके जाओगे। बद्ध तेलुगु में इसके लिए एक वर्ड है, बहुत सूटेबल साउंडिंग वर्ड है, नम्मदिगा बदक्कम। समझ में आ रहा है? तो स्माइल दो अच्छी सी, अच्छी चीजें कर रहे हैं। ये छोटी छोटी टिप से आपके 2-4 मार्क आराम से बढ़ेंगे। डोंट यू थिंक ये चीज का लॉजिक परफेक्ट है? 2:1 में डिवाइड करो। हाँ, इसको आप 3:1 में भी कर सकते हो अगर आपका 75 मार्क्स का पेपर अच्छा है। आपका 75 मार्क्स का पेपर अच्छा है तो फिर 3 कॉन्फिडेंट लिखो, 1 नॉन कॉन्फिडेंट लिखो। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? गो इट विद लाइक दिस। ये मैं ऑब्जेक्टिव छोड़ के बोल रहा हूं। आई एम टॉकिंग इन परसेंटेजेस। इज इट वेरी क्लियर? ये सबको समझ में आ रहा है? सो रूल नंबर 2 क्या है कि भाई साहब 2/3 पेपर हाथ में है, 1/3 पेपर हाथ में नहीं है, तो 2 अच्छे सॉल्व करो, 1 नॉर्मल सॉल्व करो। यहां तक आइडिया क्लियर है बच्चों? पक्का समझ में आ रहा है? तो ये हाउ टू अपीयर फॉर पेपर। तीसरा टिप हाउ टू अपीयर फॉर पेपर। अब एक्स्ट्रा करिकुलर टिप्स है जो आजू बाजू की चीजें हमको सवारनी है, वो वाली। टिप नंबर 3, पेपर शुरू होने के फर्स्ट 15 मिनट्स रीड करने का मतलब करने का। पूरा पेपर न्यूज़पेपर जैसे पढ़ने का। प्रोबेबली आजकल वो आई गेस 10-15 मिनट पहले पेपर दे देते हैं, ऐसा कुछ है ना? 15 मिनट्स पहले पढ़ने के लिए, रीड करने का, ईमानदारी से पूरा पेपर रीड करने का, और उसमें से 2 चीजों में पेपर डिवाइड करने का। कॉन्फिडेंट कौन से है, नॉन कॉन्फिडेंट कौन से है। ठीक है, ये आपका डिवाइड हो जाना चाहिए। और फिर उसके हिसाब से वो 15 मिनट सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं, अब वो 15 मिनट आप यूज करो ऊपर की स्ट्रेटेजी के लिए। ये ऊपर की स्ट्रेटेजी में मैं कैसा कब क्या लिखूंगा, इस हिसाब से आप सेट करो। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? जोर से बोलो सुनो। दूसरी बात, अगर आप क्वेश्चन नंबर लिखते वक्त 2 बार लिख रहे हो, जैसे हमने आंसर राइटिंग पॉइंट में प्रैक्टिस किया है, लेफ्ट मार्जिन में एक बार सेंटर ऑफ पेज में, तो ये गलती मत करना कि एंड के 10 मिनट्स तुम क्वेश्चन चेकिंग के लिए दोगे। नहीं, उल्टा एंड के 10 मिनट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग। उल्टा उसी वक्त तो तुम्हारी स्पीड डबल होती है। अरे बोलो ना हाँ या ना? मतलब जो तुम पहले 2 घंटे में लिखते हो उसका तो कोई संबंध नहीं, लास्ट घंटे में जो लिखा सर। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो अब इसीलिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 टाइम लिखना ही है, सो दैट एंड के 10 मिनट्स आपके क्वेश्चन नंबर चेकिंग में ना जाए। ठीक है। टिप नंबर 5, पूरा पेपर सॉल्व होने के बाद, नॉर्मली बच्चा क्या करता है, पूरा पेपर सॉल्व होने के बाद जो फ्रंट टाइटल शीट होता है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर्स होते हैं और आपको टिक करना पड़ता है कौन कौन सा किया। एंड में ये नहीं करना। आपने कब करना है? जब आप क्वेश्चन अपीयर कर रहे हो तब। जैसे अगर आपने क्वेश्चन 3 से शुरुआत की तो क्वेश्चन 3 लिखते से ही, आंसर लिखने के भी पहले टाइटल शीट पे जाओ, 3 के सामने टिक कर लो। बहुत सारे बच्चों का हमें क्वेरीज आते हैं एंड में कि सर मैंने पूरा पेपर लिखा पर सामने मैंने टिक टिक नहीं किया या गलत टिक कर दिया।
तुमने जैसे ही क्वेश्चन नंबर डाला, यू आर श्योर कि अभी तुम लिखने वाले हो, लेफ्ट मार्जिन सेंटर में तुमने क्वेश्चन नंबर डाल दिया, गो एंड टिक इट इमीडिएटली आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन नंबर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? इमीडिएटली आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन नंबर आपने टिक करना है। इज इट वेरी क्लियर? इससे गलती नहीं होगी, इससे गलती नहीं होगी, गलती का चांस ही नहीं होगा, क्योंकि तुम क्वेश्चन नंबर 2 बार सही लिख चुके हो, 2 बार लिखे हो, इमीडिएटली आके टिक करोगे तो गलत कैसे टिक करोगे? गलत टिक कर रहे हो तो तू वापस आ जाओ, तू रहने दे। कि 2 बार क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद गलत कैसे टिक कर सकता है भाई? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? इज इट वेरी क्लियर? ये छोटी छोटी टिप है, पर ये आपका साइकोलॉजी जो है ना, जो बिल्टअप है ना एग्जाम का, वो सही रखेगा। सबको समझ में आ रहा है? पक्का हाँ है ना? जोर से बोलो सुनो। नेक्स्ट चीज सबसे आखिरी, सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर खत्म, घर पे, इन दोनों चीज के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। आपका पेपर खत्म हुआ, बैग पैक की, सीधा घर पे जाने का, हो सके तो जो पेपर दिया वो फाड़ देने का। गूगल के ऊपर उसके जितने चाहे कॉपीज मिल जाएंगे एग्जाम के बाद। वैसे भी क्वेश्चन पेपर पे तुम कुछ लिख नहीं सकते। तुमने अगर पेपर देने के बाद पेपर खोला ड्यूरिंग द एग्जाम, मेरे से लिख के ले लो, अगले पेपर के 5 मार्क गए। तुम कितना भी अच्छा पेपर लिखो, जो एक गलती तुम करोगे वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट में अगले पेपर के 5 मार्क खा लेगी। सिंपल, पेपर लिखा, बैग पैक की, घर पे गए, पहला काम बैग में से पेपर निकालने का, फाड़ देने का, खत्म। गूगल पे कॉपीज है ना भाई, तेरे को मिल जाएंगे जितने चाहिए उतने, काय को टेंशन ले रहा है? पेपर फाड़ के फेंक देने का, इच्छा भी हो तो भी देखने को नहीं मिले। इज इट वेरी क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे दोस्त के साथ डिस्कस करने लग जाते हैं और फेल होता है। एक नहीं, दोनों, दोनों। जिसने सजेस्ट किया वो भी फेल होता है और जिसने सुना वो भी फेल होता है। अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि पास होने वाला डिस्कस ही नहीं करता। पास होने वाला फ्रेंकली डिस्कस नहीं करता। मैंने मेरे पूरे सीए के करियर में फाउंडेशन से लेके फाइनल तक एक भी पेपर होने के बाद डिस्कस नहीं किया है, किसी से भी नहीं। एक क्वेश्चन नहीं, एक वर्ड नहीं, एक लेटर नहीं, कुछ नहीं। जीरो, जीरो मीन्स जीरो। तुम्हें जो भी मार्क्स का टैली वैली करना है वो एग्जाम के बाद, पूरा मार्क्स का टैली एग्जाम के बाद करना, बैठ के पूरे गूगल से डाउनलोड करना, प्रिंट निकालना, बकायदा बैठना, एग्जाम होने के बाद पूरा टैली करना, निकाल लेना कितना मार्क्स आएंगे। अगर तुमने सच में पढ़ाई की है तो तुम जितने मार्क बोलोगे ना, उसके 2 4 5 इधर उधर आएंगे। मेरे जितने टैली किए थे फाउंडेशन इंटर फाइनल, सभी क्वेश्चन पेपर के मार्क लिख के रखे थे, मेरे को हार्डली 2-3 मार्क का डिफरेंस मिला। उल्टा फाउंडेशन में तो मैंने मेरा स्कोर लिख के रखा था 254, मेरे को डॉट 254 आया, डॉट। मैंने इंटर पे लिख के रखा था कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे को डॉट 300 आया। स्टोरी तुमको मालूम है, वो भी गॉड्स ग्रेस। फाइनल पे मैंने लिखा था मेरा स्कोर 430 रहेगा, 427 आया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? ये पर एग्जाम होने के बाद, ड्यूरिंग द एग्जाम नहीं, मतलब नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। तुमने जहां लास्ट दिए हुए पेपर को छुआ, अगले पेपर के मार्क्स कम होना शुरू। इज इट वेरी क्लियर? दिस इज हाउ यू शुड अपीयर फॉर पेपर। एडिशनल टिप इनसाइड द पेपर वाली, बोनस टिप इनसाइड द पेपर, जो मैंने इसके पहले भी बोला है, नाउ दिस इज अ रिपीटेशन। केस स्टडी आ रहा है, फॉर्मेट फॉलो करो। केस स्टडी आ रहा है, फॉर्मेट फॉलो करो। पर अगर क्वेश्चन में 2 डिफरेंट कंसेप्ट के ऊपर सवाल है, कंसेप्ट 1 पे सवाल है, कंसेप्ट 2 पे सवाल है, 2 कंसेप्ट है अलग अलग, एक ही कंसेप्ट पे तो केस स्टडी फॉर्मेट फॉलो करो जो मैंने आपको दिया है। पर 2 या 2 से ज्यादा सवाल है, 2 या 2 से ज्यादा कंसेप्ट के ऊपर, यू नीड नॉट फॉलो द फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उसको उस नंबरिंग के हिसाब से सॉल्व करो। ठीक है? जैसे क्वेश्चन नंबर 1B सॉल्व कर रहे हो, बी में सब क्वेश्चन 1 है, सब क्वेश्चन 2 है, तो सब क्वेश्चन 1 सब क्वेश्चन 2 अलग अलग आंसर, बात खत्म। ठीक है? लेकिन क्वेश्चन के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। इज इट वेरी क्लियर? जैसे तुमको बोला है कि भैया क्वेश्चन 1 में से 4 में से 5 में से 4 सॉल्व करो, तो वो 4 जब आप सॉल्व करोगे, उस 4 में के एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तो फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो एक ही कंसेप्ट पे तो फॉर्मेट फॉलो करो, फिर एंड में आंसर में 3 अलग अलग आंसर जो आ रहे हैं वो दे दो। लेकिन 3 अलग अलग कंसेप्ट है तो आपने पूरा का पूरा फॉर्मेट स्क्रैप करना है, पॉइंट वाइज फॉर्म में उसको लिखना है।
इज इट वेरी क्लियर? ये चीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की थी, वापस एक बार बोल दी कि आपका मिस ना हो, इसलिए यहाँ रखा। आइडिया क्लियर है सबको? सबको पक्का समझ में आ रहा है? ये मेरा पहला कैटेगरी हुआ। अच्छा, अब मुझे बताओ आपके तरफ से हाउ टू अपीयर पेपर में कोई दिक्कत है किसी को? कुछ सोचा है, दिमाग लगाया है, कोई दिक्कत है? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? हाँ, सबसे आखिरी फालतू वाला टिप है, पर जो भी है 13 दिन पे एग्जाम है, कोई भी ब्लंडर आप कर सकते हो, इसलिए आपका पेपर किट पूरा का पूरा 2 दिन पहले बना के रख देना। व्हाट इज पेपर किट? क्या क्या आता है पेपर किट में? नहीं, ये मेरे को लगेगा कि बहुत फालतू चीज डिस्कस कर रहे सर आप, पर मैंने अक्सर लोगों को देखा है एन मौके पे सेंटर पे ऊपर जाके इधर पेन ढूंढ रहा है, उधर कैलकुलेटर ढूंढ रहा है, इधर बैग ढूंढ रहा है, या कार्डबोर्ड ढूंढ रहा है। कुछ आलसी नालायक लोग रहते हैं, कार्डबोर्ड नहीं लेके जाते। मिलता है ना जिसके ऊपर पेपर है, कार्डबोर्ड लेके जाने का। आपके डेस्क बेंचेस की हालत बहुत खराब रहती है। तुम पेपर लिख रहे हो, डेस्क में छेद है, लिखते लिखते पेपर पेन अंदर घुस जाएगा। फालतू चीजें मत करो। जो है टेस्टेड वेरीफाइड सालों से है ना वो चीज, सब कार्डबोर्ड लेके घूमते हैं ना, तुमको क्या दिक्कत है? कुछ बेसिक चीजें बोल रहा हूं, बहुत फालतू लगेगी, आई एम वेरी सॉरी, पर मैंने बच्चों को देखा है नॉनसेंस चीजें करते हुए, इसलिए बोलना जरूरी है। मेरे को भी बोलते हो नॉनसेंस लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, बट अब क्या करूं? मस्ट हैव थिंग्स, कार्डबोर्ड होना ही चाहिए। नहीं कुछ मिला, बाजू से आते थे फर्नीचर का टुकड़ा तोड़ के लेके जाओ, पर लेके जाने का, बात खत्म। दिमाग लगाने का नहीं, यू नेवर नो कौन सी चीज यूज होगी। दूसरा, स्केल लंबी वाली 15 सेंटीमीटर वाली छोटी मत लेके जाना। अकाउंट्स का पेपर जब सॉल्व करोगे फटके हाथ में आ जाएगी कि पहली लाइन इधर ड्रॉ की, दूसरी उधर। समझ में आ रहा है? भिखारीगिरी न मत करो, दिस इज नॉट अ टाइम। इज इट वेरी क्लियर? सो स्केल बड़ी लेके जाने का, प्रॉपर 1 फुट वाली। उसके बाद में थर्ड चीज, ब्लैक बॉल पेन। बॉल पेन ही नहीं सर, पर मैंने अभी तक तो पॉइंट के पेन से लिखा है। घर ही रहा, आपके आईडी कार्ड पे लिखा रहता है ब्लैक बॉल पेन, मतलब ब्लैक बॉल पेन। रिस्क लेनी है खुद के भरोसे पे लेना। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, नॉट इवन आईसीआई। इज इट वेरी क्लियर? फोर्थ चीज, थेरी पेपर भी क्यों ना हो, कैलकुलेटर लेके जाने का। लॉ का पेपर है, कैलकुलेटर लेके जा। लॉ के पेपर में कैलकुलेशन का अनकर ना, डैमेजेस कैलकुलेशन, स्पेशल डैमेजेस कैलकुलेट करके बता। है क्या है, कैलकुलेटर क्या है, घर पे है। थेरी पेपर हो, कैलकुलेटर हर पेपर में। थेरी क्या, ऑल एवरी पेपर कैलकुलेटर। सीए है ना तू, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेके घूमता है ना। डॉक्टर से जो डॉक्टर नहीं बना, जो अप्रेंटिसशिप में, वो भी स्टेथोस्कोप लेके घूमता है फर्स्ट ईयर से। तूने क्या पाप किया? ऐसे गले में लटका धागा बांध के कैलकुलेटर, वो पेपर का टेम्परेचर चेक करना, लेके जाने। सिंपल सी बात है, कैलकुलेटर लेके जाने का, इसमें क्या सिंपल एज दैट। एक पानी बॉटल कि पहले 15 मिनट में अगर जरूरत पड़ गई तो, कि पेपर देखा पानी पी लेने का। समझ में आ रहा है? एक पानी बोतल कंपलसरी। ये चीजें होनी ही चाहिए। इसके एडिशन में तुम कुछ भी रख सकते हो, कॉपी छोड़ के। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को, ये आई नो ये फालतू लगेगा, स्मार्ट वॉचेस चलती नहीं है। एक अभी का किस्सा बोलता हूं, सीए फाइनल के पेपर का, जो मेरे स्टूडेंट ने बताया मेरे को। बंदा, वो स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ, वो क्लासरूम में बैठा था, उसके बाजू में एक बंदा बैठा था, उसने स्मार्ट वॉच पहन के रखी थी, बैग रखी बाहर, बैग में था मोबाइल, और गलती से वो स्मार्ट वॉच कनेक्ट हो गई। और जैसी वॉच कनेक्ट हो गई, नोटिफिकेशन बजाना इधर, टोंग टोंग, डी बार, गायब पेपर से। वो तो शुक्र है उसको एग्जाम से डी बार नहीं कर दिया फ्यूचर के। आईसीएआई इज वेरी स्ट्रिक्ट, और आईसीआई जो कॉलेज इसको इंस्ट्रक्शन देता है वो भी सारे स्ट्रिक्ट है। शिफ्ट हो जाओ, स्मार्ट वॉच है तो एनालॉग वॉच पे। आपका स्मार्ट वॉच भले ही सिर्फ डिजिटल है, उसमें आंकड़े भी दिखते हो, तो भी एनालॉग वॉच पे शिफ्ट हो जाओ। डायल वाला, सर्कल वाला, सिंपल एज दैट। इज इट वेरी क्लियर? स्मार्ट वॉचेस अलाउड नहीं है। तुम कितना भी प्रूव करने के लिए जाओ कि मैं उससे कॉपी नहीं कर रहा था, और तुम शायद कर भी नहीं रहोगे, पर आईसीआई के नजर में तुम कर रहे हो, बात खत्म। इज इट वेरी क्लियर? सो नॉर्मल एनालॉग वॉच, इतनी चीजें होनी ही चाहिए। साथ में एक रुमाल पसीना पोंछने के लिए, खुद का और बाजू वाले का भी।
एडमिट कार्ड मत लेके जाओ, एडमिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं, काय को लेके जाने का, रहने दो, नेक्स्ट अटेम्प्ट में जरूर पता चल जाएगा। तो हाँ, और ये सब चीजें, चलो एडमिट कार्ड भी लिख दूं फर्स्ट प्रायोरिटी, पर ये सारी चीजें 2 दिन पहले रेडी होना, और हर पेपर में जाने के पहले ये जो चीज है ना, इसका प्रिंट लेके वॉल पे चिपका दो। सी आई नो इट इज यूजलेस और होपलेस थिंग, पर डेली ने इसके सामने 4 कॉलम बना के रखना, ये लिखना एक पेज पे 4 कॉलम आगे बना के रखना, डेली टिक 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 करके जाने का। वहां जाके तेरे 2 मिनट वेस्ट होंगे ना, वो सबसे बर्बाद 2 मिनट है, बिकॉज वहां पे टाइम इज टू लाइफ इफिशियंसी का प्रपोर्शन बहुत ज्यादा है। तो अभी जो 2 मिनट वेस्ट कर रहा है ना, उसका लाइफ एफिशिएंसी के ऊपर इतना प्रोपोर्शन नहीं है, पर वहां जो 2 मिनट वेस्ट करेगा ना, तेरी जिंदगी चेंज कर देंगे वो 2 मिनट। इज इट वेरी क्लियर? समझ में आया? ये पेपर टिप याद रखने का। आर यू फाइंडिंग इट गुड? ठीक लग रहा है? ये चीज का लिस्ट जब यूट्यूब पे लेक्चर रहेगा, इसका लिस्ट बनाने का, सामने 4 कॉलम बनाने का, हर एक पेपर में इसको टिक टिक करके लेके जाने का। मैंने एडमिट कार्ड लिया, मैंने ये लिया, मैंने ये लिया, इसमें तुम खुद का भी ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में आया? पक्का? चलो जा रहा हूं मैं दूसरी चीज पे। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत है पेपर हाउ टू अपीयर पेपर में? पक्का? सी, अब हाउ टू अपीयर पेपर में मैं प्रिपरेशन वाली चीजें नहीं बोल रहा हूं, वो मैंने पहले बहुत बोली है। जिसको प्रिपरेशन वाली चीजें याद नहीं, नीचे मैं लिंक देकर रखूंगा वीडियो के, हाउ टू अपीयर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन के लेक्चर्स जो मैंने लिए वो वही है, सेम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, पर वो स्ट्रेटेजी अब अगले 10 दिन में नहीं लग सकती। लेट मी बी वेरी क्लियर। हाँ, जिसको ये है कि सर प्रिपरेशन के लिए मेरे को कोई हेल्प दे दो, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बोल दो, आ रहा है, सब आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट वगैरह सब आ रहा है। सेकंड चीज, माइंड सेट। सिंपल है, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। इससे बेटर माइंडसेट नहीं हो सकता पेपर अपीयर करने के लिए और अगले 15 दिन के लिए। देयर इज नो बेटर माइंडसेट। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। मस्त मतलब हैप्पी रहो, हैप्पी। और आपने कभी भी, व्हेन आई से हैप्पी, प्लीज अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ बीइंग हैप्पी। जब आप सच में खुश रहते हो और किसी ने आके आपको गाड़ी भी ठोक दी, तुम क्या बोलोगे? क्या दादा, एंड तुम निकल जाओगे बिकॉज यू आर हैप्पी। बट इफ यू आर इरिटेटेड, एंड किसी का गाड़ी ठोकी भी नहीं, सिर्फ बाजू से निकाली कट मार के, एंड वन रिएक्शन लीड्स टू अनदर। ट्राई करो सवेरे उठते से ही पहले 10 मिनट बोलो मैं हैप्पी है। हैप्पीनेस में जो चीजें आप पढ़ोगे, करोगे, वर्क करोगे, वो सब पॉजिटिव आएगी, भले ही आपका लाइफ सिचुएशन कुछ भी हो। मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम क्या ये फील कर सकते हो मैं खुश हूं? बोलो। प्रेशर है एग्जाम का, पर ये सेकंड के लिए, ये एक अगले 2 सेकंड के लिए इमेजिन करो मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, अच्छी स्माइल दो, ही। बस यही करना है अगले 10 दिन। व्हेनेवर यू फील लाइक प्रेशर है, दिमाग को टेंशन है, ऐसे सोचने का मैं हैप्पी है, खत्म। क्या लगता है? पैसा लग रहा है तेरे को, रिसोर्स लग रहा है, एक फटा सा चेहरा लग रहा है, और उसके ऊपर टेढ़ी सी स्माइल देनी है। कितना समय लग रहा है भाई? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? इससे ना, आपको शायद नहीं पता, इसको मैं साइंटिफिकली बोलता हूं, व्हेनेवर यू स्माइल इन अ डे, यू क्रिएट अ हार्मोन, जिसमें एक छोटा सा हार्मोन होता है डोपामाइन, नशा देने वाला। तुम कोई भी नशीली चीज जब फूकते हो ना, अगर, तो उससे डोपामाइन सीक्रेट होता है, जो तुम्हें ले जाता है। और आप साइंटिफिक गूगल पे सर्च करके देखना, पर 15 दिन बाद, कि स्माइल करने से भी डोपामाइन हार्मोन एकदम स्मॉल परसेंटेज में रिलीज होता है। यू फील लाइक खत्म। इट इज सिंपल एज दैट। हार्मोन रिलीज करते जाओ, यू विल बी हैप्पी। ठीक है? जबरदस्ती के फट्टों में टांग अड़ाने का नहीं। नहीं तो रास्ते पे किसी का झगड़ा हुआ, तुमने गाड़ी रोकी है, क्या है? अरे नहीं भैया, उसकी गलती थी, मारो, क्या लेना देना? वो झगड़ा तुम्हारी तरफ कब पलट जाएगा तुमको नहीं पता। वैसे ही तुम्हारी किस्मत तुमको मालूम है किस प्रकार से चलती है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? नया आ बैल मुझे मार करने का नहीं, आ झुंड मुझे मार तो बिल्कुल नहीं। घर पे कलेश हो, सब्जी पसंद आए ना आए,
मम्मी ने एन पहले पेपर के दिन तुम्हारी ना पसंद आने वाली सब्जी बनाई, चले जाने का, खा लेने का, चल जाने का। वैसे घर वाले ऐसी कोई हरकत करते नहीं है, मेस वाला तो कर सकता है, वो तो डेली करता है। आई गेस अभी तक तो तुम इम्यून हो चुके होंगे उसको कि भैया दाल और सब्जी एक ही दिख रही है, रस्सा तो एक ही है दोनों का, अलग क्यों बनाया, हाँ है ना। सी आपको इसका भी एक मतलब, मैं बहुत आज वाहियात चीजें बोलूंगा आपको, पर ये इतनी छोटी छोटी चीजें है ना जो आपको हैप्पी करने में मदद करती है। कभी अगर आपको ऐसा लगा ना कि मैं इसका खाना पसंद नहीं आया, घर का खाना पसंद नहीं आया, बहुत सिंपल टेक्निक है, रोटी लेने का, चावल लेने का, चूर डालने का, सब मिक्स कर देने का। समझ में ही नहीं आता क्या पसंद नहीं है क्या नहीं है, खा लेने का, खत्म। क्या जा रहा है भाई तेरा, जाते वक्त दही शक्कर खा के जाने का, दैट्स इट। दिमाग शांत रहेगा, अच्छे से काम कर पाओगे। इज इट वेरी, ये छोटी छोटी नहीं, आपको ये लगेगा सर क्या बोल रहे हो फालतू चीजें, कौन एग्जाम ओरिएंटेशन के क्लास में काला करके खाने की बात करता है ना, पर मैंने किया है भाई, मैंने किया है। मैंने मेस में रह के भी पेपर दिए हैं, मेस का खाना खा के, मैंने घर का खाना खा के भी पेपर दिए है, मेरे को मालूम है इसका फर्क क्या पड़ता है। तो जब मेरे को पता है कि मेरे को नहीं पसंद आने रहा, मैं माइंडसेट ही लेके जा रहा हूं कि पसंदीदार रहे ना पसंदीदार रहे। देखो पसंदीदार रहे तो भी दिक्कत है ना, तूने ज्यादा पेल दिया ना, एग्जाम में नींद आएगी ना भाई। तो एग्जाम में नींद आएगी ना, बोलो हाँ है ना, बाथरूम में क्या टाइम जाएगा नालायक। सो बेसिकली कुछ नहीं, सी इस माइंडसेट जब मैं बोलता हूं ना हैप्पी, प्लीज डू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू लाइक, इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू डोंट लाइक। मिड वाला वे पकड़ना है, पसंद भी है तो भी काला करके खाने का है, नहीं पसंद है तो भी काला। अब मैं बोल काला रहा हूं, पर आप इसको हर एक लाइफ सिचुएशन में लगा दो, हर लाइफ सिचुएशन में। तुम्हें लग रहा है कि ड्यूरिंग द एग्जाम मैंने ना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट खुद के मजे के लिए ना आधा घंटा रील वील देखना चाहिए, दोस्त से बात करना चाहिए, एकदम कोई एक्स्ट्रावैगेंट चीज भी मत करो जो तुम्हें बहुत पसंद आती है, क्योंकि तुम ज्यादा वेस्ट टाइम कर जाओगे। और ऐसी भी चीज मत करो जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि उससे फ्रस्ट्रेशन आएगा। मिड वे पकड़ो जो तुम्हें सिर्फ थोड़ा हैप्पी हैप्पी फीलिंग देता है, दैट्स इट। इज इट वेरी क्लियर। ये माइंडसेट में तुम्हारा माइंडसेट मीडियोकर इज अ रॉन्ग वर्ड, तुम्हारा माइंडसेट मिड लाइन माइंडसेट होना चाहिए, नीदर टू मच एक्साइटेड नॉर टू मच नर्वस, इट शुड बी बैलेंस्ड माइंडसेट। एग्जाम में जब आप अपियर करो तो इट शुड बी लाइक यस आई एम हैप्पी बट आई एम एट पीस, आई एम नीदर एक्साइटेड आई एम नॉर नर्वस। इज इट वेरी क्लियर। और उस सिचुएशन में जो तुम सोचोगे और करोगे ना, वो तुम्हारे लाइफ का बेस्ट होगा, वो उस पॉइंट ऑफ टाइम का बेस्ट होगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये छोटी छोटी चीजें लगेगी आपको फालतू, पर ये तुम्हारे एक्चुअल लाइफ में इतना असर कर सकती है ना, तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है, तुम सिर्फ ट्राई करके देखिए ये चीजों को। सिंपल हैप्पी इज वेरी सिंपल थिंग, इट्स सिंपल एज दैट। दूसरा माइंडसेट के ऊपर सेकंड कमांड, हो सके तो पेपर शुरू होने के 2-5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले अपने जगह पे जाके बैठो और 5 मिनट तक के मिनिमम आईज क्लोज्ड एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी, सारी। कितना भी एग्जाम का प्रेशर आए, कितना भी फ्रस्ट्रेशन आए, कुछ भी हो, जाने का, हाथ पे हाथ रखने का, 5 मिनट पहले एग्जाम में जाके बैठने का, पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने के, आंखें बंद करने का, सिर्फ ब्रेथ को आते जाते देखने का। इतना प्यारा इफेक्ट आएगा, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड सर चढ़ के बात करेगा, सर चढ़ के। मतलब तुमको पेपर देने के बाद ऐसा महसूस होगा कि मैंने वो भी क्वेश्चन इतने प्यार से टैकल कर दिया जो शायद मैं नर्वसनेस में छोड़ के आ जाता या मैं फ्रस्ट्रेट। और तुम्हारा पेपर का ओवरऑल 3 आवर्स का प्लानिंग जो है ना, वो बहुत अच्छा होगा। मैं हर पेपर के पहले 5 मिनट आंखें बंद करके बैठता था, हर पेपर के पहले। मैं आज भी, मुझे ऐसा कोई टास्क लगता है जो मुझे प्रेशराइज कर सकता है, वो टास्क के पहले 5 मिनट में आंखें बंद करके बैठता हूँ। हर नया बैच में जब शुरू करता हूँ तो पहले दिन मेरे को थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो मैं हमेशा बैच के अंदर घुसने के पहले 10 मिनट आंखें बंद करके सांस पे ध्यान देता हूँ। It will leave everything else and you will be just with yourself, the best person that you can have. Are you guys understanding? So this is very, very necessary. 5 मिनट पहले शांत, this will create your good mindset. Good नहीं बोल सकते, nervous नहीं बोल सकते, this is will create a required mindset, required for your paper. Are you guys understanding? Is it very clear? ये टिप को याद रखिएगा। तीसरी चीज के ऊपर जाते हैं, शेड्यूल।
ठीक है, अभी तक तुमने क्या किया उससे फर्क नहीं पड़ता। पेपर की टाइमिंग क्या है? दोपहर को 2 से 5। अभी तक तुम ईदर यू आर अ नाइट आउल और यू आर अर्ली बर्ड और यू आर अ डे हसलर, डजेंट मैटर। ठीक है, इसके बाद में ट्राई कीजिए, सेम शेड्यूल कीजिए और तुम्हारा पेपर का जो टाइम है उसके हिसाब से सेम शेड्यूल चल सकता है, क्योंकि 2 से 5 है। नाइट आउल वाला भी जाग जाएगा, हसलर वाला तो जागेगा, अर्ली बर्ड वाला पहले से जागा हुआ रहेगा। और whenever you are following your same schedule as it is, try to remember few things. सवेरे उठते से ही 20 मिनट बॉडी का कोई भी एक्सरसाइज करना। सर एग्जाम फ्रस्ट्रेशन में सवेरे उठ के तुम, मार्क माय वर्ड्स, यू वोंट ट्रस्ट दिस, और बहुत सारे लोग इसको नहीं करेंगे, पर मार्क माय वर्ड्स, दिस 20 मिनट्स विल प्रोवाइड यू इफिशियंसी टू हैंडल ट्रिमेंडस प्रेशर। ट्रिमेंडस प्रेशर। समझो तुम पेपर में बैठे एंड लिटरली तुमको 50 मार्क का नहीं आ रहा, पेपर ही वाहियात निकला। मैं आपको गारंटी से बोलता हूं आधे पब्लिक वहां पे फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, हार मान लेगी, कुछ तो भी वाहियात डिसीजन लेके वाहियात काम करके वाहियात रिजल्ट लाएगी। इफ यू जस्ट डू दिस 20 मिनट ऑफ एक्सरसाइज एंड 20 मिनट्स, अब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलो आई विल रिड्यूस इट डाउन फॉर यू, 10 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। ये करना ही है डेली, तुम्हारा पेपर रहे कुछ भी रहे, मैं करता ही था। अगर आप ये करते हो ना, यू विल फाइंड यूर सेल्फ कि तुम्हारा दिमाग पैनिक कर रहा है बट योर कॉन्शियसनेस इज स्टिल वर्किंग। तुम्हारा दिमाग पैनिक कर जाएगा बट यू कॉन्शियसली विल डिसाइड कि ठीक है, ओके मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, मेरे को नहीं आ रहा है, वॉट एवर इट मे बी, बट योर कॉन्शियसनेस स्टिल बी वर्किंग। ये ट्राई कर लीजिएगा। हाँ, पर इसका फायदा उसी को है जिसने अभी तक मेडिटेशन और एक्सरसाइज किया है। सीधा जाके नहीं तो एग्जाम के टाइम पे नहीं, मैं 2 घंटा मेडिटेट करके जाऊँ, हाफ आवर बहुत हो गया। एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, इमेजिन इट लाइक दिस, ये बॉडी 70% वाटर है, ये बॉडी 70% वाटर है, इसलिए जब तुम शॉवर लेते हो ना तुम फ्रेश फील करते हो, क्योंकि 70% वाटर बॉडी पर से वाटर जब फ्लो हो रहा है तो मैक्सिमम थॉट इंप्यूरिटीज, प्रेशर इंप्यूरिटीज बाहर निकल जाती है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? एंड दैट्स व्हाई आप देखो बहुत फ्रस्ट्रेटेड और आप शावर लो तो आपको अच्छा क्यों लगता है? रीजन इज ओनली दैट दिस बॉडी इज मेड ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। इफ यू जस्ट ट्रीट दोज एलिमेंट्स प्रॉपरली योर बॉडी विल लूज द प्रेशर। ये इसी के साथ नहीं, कभी आपने अगर ये ऑब्जर्व किया होगा, तुम किसी पहाड़ पे खड़े हो जहां बहुत हवाएं चल रही है, वहां पे भी थोड़ी देर बाद आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, बिकॉज दिस बॉडी इज 5 और 10% ऑफ एयर ऑल्सो। वो भी छोड़ो तुम, अरे पहाड़ भी छोड़ो, तुम ऐसे किसी रास्ते वगैरह के ऊपर चले जाओ, जेड ब्रिज वगैरह एनीथिंग, वहां पे जाके तुम खड़े रहो और हवा चल रही है, तुमको थोड़ी देर बाद अच्छा लगना शुरू होगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो ऐसा नो, व्हाई यू विल फील गुड, बिकॉज दिस बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। और जब मैं ये कहता हूं कि आप 10 मिनट एक्सरसाइज करो, 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन करो, ऑल दोज एलिमेंट्स सिंग टुगेदर टू परफॉर्म इन वन सिंगल डायरेक्शन। एक सिंगल डायरेक्शन में आपका काम चलता रहेगा और हमको वही चाहिए, बिकॉज उस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरत है एक सिंगल डायरेक्शन की। ये आज साले को मेरे को पेपर देना है, व्हाट इज मच मोर बेटर। आपको मैंने विराट कोहली का एग्जाम्पल इसके पहले दिया होगा। लास्ट टू लास्ट दिवाली में विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ की मैच निकाल के लाई थी। 2 ओवर में या 1 ओवर में 28 रन चाहिए थे। दूसरा जो लास्ट बटन ओवर था उसके लास्ट 2 बॉल पे उसने 2 छक्के ठोके थे। आपको पता है विराट कोहली को जब नेक्स्ट ईयर इंटरव्यू में पूछा कि भाई तूने लास्ट 28 रन जब चाहिए थे, तूने लास्ट ओवर के लास्ट 2 बॉल पे छक्के ठोके, कैसे, इतने प्रेशर में कैसे किया तूने? आपको पता है विराट कोहली ने क्या बोला? आप वो इंटरव्यू देख लीजिएगा, अभी भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे देखो, किधर भी देखो। वो इंटरव्यू में विराट कोहली बोला, वो जो 2 छक्के मैंने मारे थे ना, मेरे जीवन के सारे छक्के देख लेना, उस 2 छक्के जैसे छक्के मैंने लाइफ में कभी मारे ही नहीं है, मारे ही नहीं है मैंने। वो 2 छक्के मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे मारे। तो इंटरव्यूअर ने और डीप डाउन डिग किया,
उसने पूछा क्या रीजन हो सकता है, तुम्हें क्या लगता है वो 2 छक्के तुमने एंड पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेशर मोमेंट्स में मारे, जब 2 ओवर में 28 रन चाहिए तब तुमने छक्के मारे कैसे? विराट कोहली बोलता है प्रोबेबली वो मेरा इंटेंशन छक्का मारने का, मेरे का 6 मारने का इंटेंशन तो मेरा था, बट इट वॉज बिकॉज ऑफ प्रोबेबली बाय ड्यू टू माई बॉडी मेमोरी। मैंने ये 10-15 साल जो प्रैक्टिस किया, मैंने खुद को जो 10-20 साल प्रैक्टिस करके बॉडी को डेवलप किया, मेरा बॉडी उन एन मोमेंट ऑफ प्रेशर पे ऐसा रिएक्ट करके गया कि उसने वो 2 सिक्सेस हिट कर दिए। मेरा इंटेंशन था, पर मेरी बॉडी मेरे सपोर्ट में इतनी ज्यादा थी कि जब मुझे चाहिए तब मेरे बॉडी ने मेरे को सपोर्ट करके वो 2 सिक्सेस करवा दिए, और दोनों फ्रंट पे छक्के थे। आप देखना लिटरली विराट कोहली ने मारे हुए अभी तक के कॉन्शियस छक्के और वो 2 छक्के, वो खुद बोलता है कि ये मैं मार ही नहीं सकता, तो मेरे को फ्रंट में अपफ्रंट बोलो ये मारने के लिए अच्छे बॉलर के ऊपर मैं नहीं कर पाऊंगा, बट उस वक्त उसने ठोका वो भी अच्छे बॉलर को, बिकॉज उतना वर्किंग उसने बॉडी मेमोरी ने जो किया था वो एक्चुअली टाइम पे काम में आया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? आई एम टेलिंग यू टू डू दैट। मुझे बताओ अगर विराट कोहली के बॉडी एलिमेंट्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक भी एलिमेंट कहीं किसी और डायरेक्शन में रहता, वुड ही हैव बीन एबल टू डू दैट? मुश्किल है, शायद मैच हार जाते। और वो एपिक इनिंग है उसकी पूरे लाइफ की, उसके पूरे लाइफ की एपिक इनिंग है कि हारी हुई मैच को खींच के 1 साइडेड उसने ठोक दिया। बस वही है, तुम्हारी जिंदगी का एक मैच है, अभी जिस प्रेशर में हो तुमको लगता है कि क्या होगा, खींच के 1 साइड ठोकने का है, और क्या है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस। हाफ आवर जाएगा बट इट विल क्रिएट अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी अंडर योर, एंड एनीवेज ये हाफ आवर बचा के तू कर क्या लेगा रे? जिसने साल भर पढ़ा है अच्छे से उसको इस हाफ आवर की जरूरत नहीं है, और जिसने साल भर नहीं पढ़ा है उसको हाफ आवर देखी भी फायदा नहीं है। Isn't it right? जिसने पूरा साल पढ़ा है सच में वो हाफ आवर के लिए, उल्टा मैं आपको बताऊं जिसने साल भर पढ़ा है ना उसके 2-3 घंटे बचे हुए रहेंगे, वो बोलेगा हो गया रिवीजन, अब पढ़ना है तो चॉइस से पढ़ूंगा। ये हालत होनी चाहिए। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? मेरे साथ एक दोस्त था, मैं जिस अटेम्प्ट में फेल हुआ सीए फाइनल में, उस अटेम्प्ट में वो दो दोस्त थे, 2 पास हुए। और आपको मैं बोलता हूँ सीए फाइनल का डायरेक्ट एक्सेस का पेपर दूसरे दिन, और हम पहले दिन रात को अमरावती से बाहर ढाबे पे खाना खाने के लिए गए थे। मैं फेल हो गया और वो दोनों पास हो गए। हम 4-5 लोग थे, ढाबे पे खाना खाने गए क्योंकि मेरे को पता था मेरा डीटी बेकार है, तो मेरे को सबसे ज्यादा डर था, तो मेरे को मालूम था मैं कर ही क्या लूंगा, और वो दोनों को पता था वो पास होने वाले। और हम लिटरली गए, मैं आपको मजाक के लिए नहीं बोल रहा है, मैं सच में गए, मम्मी कसम हम गए हैं। तो उन दोनों को भी अगर कभी गलती से यहाँ पे क्लास में बुलाओ या यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। ढाबे पे खाना खाने गए, 2-3 घंटा आराम से खाने खाए, वापस आए, बाद में पेपर देने गए दूसरे दिन। क्यों? क्योंकि पता है साल भर नहीं पढ़ा है, वो 3-4 घंटे में मैं कुछ उखाड़ नहीं सकता, उल्टा मैं और मेस करके आऊंगा, दिमाग का जो शांति है वो भी भंग करके आऊंगा। सीधी बात है ना भाई, तूने अगर साल भर नहीं पढ़ा और 2-3 घंटा तू जबरदस्ती पढ़ेगा तो यू आर गिविंग अ होप टू योरसेल्फ व्हिच इज नॉट एक्चुअली एग्जिस्टिंग। और अगर तूने साल भर पढ़ा है तो तेरा रिवीजन इतनी इफिशिएंटली हो जाएगा कि 2-3 घंटे तेरे लिए वैसे भी बचने, तो तू ये हाफ आवर बचा के करेगा क्या भाई? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सो शेड्यूल के अंदर सबसे पहली चीज हाफ आवर खुद के बॉडी और माइंड के लिए, कि बॉडी और माइंड सिंक रहे, बॉडी अलग भागे माइंड अलग भागे इसलिए नहीं। हाँ, ये जो मैंने ढाबे पे खाना खाने का बोला है, डोंट ट्राई दिस एट होम। मैं फेल इसलिए मैं एंड में बोला भी हूं कि मैं फेल हुआ हूं उस अटेम्प्ट में, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। इज इट वेरी क्लियर? दूसरी बात, डेली शेड्यूल में ईट रॉ, कच्चा खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, स्प्राउट्स खाओ, अवॉइड करो ऐसी चीजें जिससे नींद भी नहीं, लिथार्जी भी नहीं आनी चाहिए। कच्चा खाओ, आपको बताऊं साइंटिफिकली प्रूवन है, हर एक चीज जो बोल रहा हूं साइंटिफिक, कच्चा खाओगे आधे घंटे में पच जाएगा, मैं आपको गारंटी से बोलता हूं। यह भगोना भर के स्प्राउट्स खाओ, अभी 1 किलो स्प्राउट्स खा लो, पूरा 1-1.5 किलो, 45 मिनट्स के बाद में तुमको कोई टॉर्चर नहीं होगा।
पहला 45 मिनट्स थोड़ा सा ऐसा ऐसा लगेगा, डन, खत्म। उसके जगह पे रोटी सब्जी ये सब खाओ, उसके कॉन्सिक्वेंस तो अभी भी झेल रहे हो तुम। कच्चे खाने पे शिफ्ट हो जाओ, अगले 10 दिन हो सकते हो तो बहुत अच्छी बात। और कच्चे खाने से पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स के साथ में स्प्राउट्स खाओ। दिस इज द बेस्ट फूड, बिकॉज जितना ज्यादा टाइम, प्लीज डू अंडरस्टैंड इक्वेशन, जितना ज्यादा टाइम डाइजेशन में लगेगा उतना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन स्टमक को होगा। जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन स्टमक को होगा उतना कम ब्लड सर्कुलेशन माइंड को होगा, क्योंकि खून तो उतना ही है ना, 2 लीटर। सीधी बात है। अगर तुमने पूरा खून डाइजेशन में भेज दिया, नींद क्यों आती है? नींद आने का रीजन क्या है? पूरे खून ब्लड सर्कुलेशन स्टमक की तरफ हो रहा है, तो दिमाग को ब्लड सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा, तो दिमाग क्या करेगा? शट डाउन। जब गाड़ी में चलने के लिए फ्यूल ही नहीं है, गाड़ी क्यों चलेगी? पर व्हेन यू ईट स्प्राउट्स, हाफ आवर ब्लड सर्कुलेशन, गेम ओवर, पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव। छोटी बात, बहुत काम की। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोले एक बार सुनो। तीसरा शेड्यूल के अंदर थर्ड पॉइंट, मैं सब रैंडमली लिख रहा हूं, एड में ले लेना। तीसरा थर्ड पॉइंट, 6 से 7 घंटे का स्लीप लेने का। 5 घंटे में नींद उड़ गई सर, उड़ गया मैं, 1 घंटा वो बेड में घुसा रहे, उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा कुछ भी कर, 6 घंटे के पहले बेड से निकलने का नहीं। ब्रेन इज द मोस्ट इफिशियंट वेपन ऑफ योर्स ड्यूरिंग द एग्जाम, और वो ब्रेन को धार तब लगती है जब तुम सोते हो। ब्रेन की धार जब पॉलिश, आपने देखा होगा तलवार जब युद्ध पे लोग जाते थे ना, या चलो कसाई भी बोलो, वो जब बकरा वगैरह काटता है ना, वो उस वक्त पत्थर पे घिसता है। इसका मतलब क्या ये है? क्या धार नहीं थी? धार तो पहले से थी, हिट जस्ट पॉलिशिंग इट। सो स्लीप इज अ पॉलिश टू धार ऑफ योर ब्रेन। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? 6 से 7 घंटा सोने का। अगर आप 5 घंटे में उठ रहे हो, 1 घंटा घुसे रहो, सोचते रहो, खुद के दिमाग को शांत करते रहो, ऐसे बेड में पड़े पड़े हंसते रहो, हे। घर वाले पागल बोलेंगे कि गया, सटक गया, अब अपने हाथ में नहीं है। टेंशन नहीं लेने का, 4 दिन पूरा पागल बनने का, कि उसके बाद में सीधा साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर अच्छा जाना बहुत जरूरी है। इज इट वेरी क्लियर? 6 से 7 घंटा सोने का। मैंने अक्सर देखा है, बच्ची की पढ़ाई होती नहीं, साल भर पढ़ा नहीं, फिर एग्जाम के पहले दिन रात को जागता है, आज तो साले को फाड़ के जाऊंगा, एंड फिर एग्जाम में सोता है कि पट गई। इज इट वेरी क्लियर? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? डोंट डू यूजलेस दीज थिंग्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया पक्का? दिस शुड बी योर शेड्यूल, दिस शुड बी योर शेड्यूल। समझ में आया? नेक्स्ट वाली चीज, बात करते हैं स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की। एमसीक्यू पेपर्स कंसिडरेबली स्कोरिंग होते हैं, एंड सब्जेक्टिव पेपर्स जैसे अकाउंट्स और लॉ, ऑब्वियस सी बात है, नॉन स्कोरिंग होते हैं। बराबर है? मैंने बोला ना, हाँ है ना? पर ये अभी तक की बात है, ये आज तक की बात है। अगले 15 दिन में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये आप अभी तक कैरी कर रहे थे, ये चीज आपको सिर्फ तभी हेल्प कर सकती है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो। पेपर सॉल्व करते वक्त या पेपर के पहले दिन आपने ये नहीं सोचना चाहिए कि ये 2 स्कोरिंग है, ये 2 नॉन स्कोरिंग है। आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए, इस सब्जेक्ट के लिए इतना समय, इतनी चीज जरूरी है, मैं इतना काम करूंगा। इस सब्जेक्ट के लिए इतना समय, इतनी चीज जरूरी है, मैं इतना काम करूंगा। इस सब्जेक्ट के लिए इतना समय, इतनी चीज जरूरी है। हर सब्जेक्ट जस्टिफाइबली खुद का समय मांगेगा, वो आपको देना है। अगर आप ये स्टीरियोटाइप अभी भी अगले 15 दिन लेके जाओगे, दैट कैन क्रिएट ब्लंडर्स, बिकॉज आपको ये नहीं पता पेपर कैसा आने वाला है। व्हाट इफ यू आर थिंकिंग कि भैया हमारा एमसीक्यू स्कोरिंग है, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में तगड़ा मार्क्स लेके आएगा, और उसने पेल दिया मैथ्स में, ये ले पेपर साले को dx/dy, एंड तुम्हारा y z
आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? अरे भाई तू सोच के जा रहा है तेरा स्कोरिंग है, उधर पेपर हाथ में आने का तेरी फट गई तो उस चक्कर में फिर तूने जिसको नॉन स्कोरिंग मान के रखा है उसमें भी फटेगी। तो इसके बाद में अगले 15 दिन में स्कोरिंग नॉन स्कोरिंग कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, नथिंग। हर सब्जेक्ट इक्वल है, हर सब्जेक्ट में मार्क्स कमाने के। फिर वो टाइम की बात है कि पेपर कैसा आता है और तुमने उसको कैसे देखना है, पर ये 15 दिन नहीं। तुम्हें कितना भी प्यार हो, सर लॉ के सर 200 आंसर राइटिंग अभी तक किए, इसके बाद उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इफ तुमने लॉ के 200 आंसर राइटिंग किए और पेपर में पूरे 20 क्वेश्चन उड़े हुए पूछे? मैं आपको इसका हिसाब बताऊं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं मैं, ये क्यों सीए लिख के दे रहा हूं, लिख के सीए फाइनल जून 2009 का एफएम का पेपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर उठा के देखना, जिस अटेम्प्ट में मैं पास हुआ हूं। पूरे इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री में सबसे लप्पू पेपर था एफएम का, पूरे 50-70 साल की हिस्ट्री में। मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि इसको 2 बार और पढ़ूं, कहीं कुछ हिडन तो नहीं है, इसमें फटी जा रही थी हमारी। पूरा पेपर पढ़ने के बाद मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, मैंने खुद ने पेपर 3 बार पढ़ा, गारंटी से बोलता हूं कि लोग मानने को ही रेडी नहीं थे कि पेपर इतना लप्पू कैसे है, मानने को हर एक को लग रहा था। और वो पेपर के बाद जब एग्जाम खत्म हुई और हमने डिस्कस किया, एग्जाम खत्म होने के बाद मैं बोला भाई कुछ तो फटा है एफएम के पेपर में, शायद मेरी देखने में गलती हुई है, मेरे को बहुत इजी लगा, तो दूसरा मेरे को बोला मेरे को भी इजी लगा, तीसरा भी बोला इजी लगा, चौथा सभी इजी, फिर अपना कोई गलती नहीं, तो सब इस प्रेशर में थे, साला कुछ तो हिडन है। आपको बताओ 3 घंटे का पेपर, 2 घंटे 15 मिनट के बाद मैं पेपर लिख के चेक करके अच्छे से रख के क्लासरूम के बाहर था। 2.25 घंटे बाद। आपको इससे भी भारी चीज बताओ, इसी पेपर की, सवेरे, उस पेपर के सवेरे बैठ के मैंने मेरे अच्छे दोस्त को, जिसने साल भर एफएम नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा एफएम का, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया होगा, उसको सवेरे बैठ के मैंने 50 मार्क का थ्योरी पढ़ाया था। 50 मार्क का थ्योरी कि चल इतना थ्योरी करके जा, 50 मार्क्स का उसका कंटेंट है। पूरा 50 मार्क का थ्योरी जैसा का वैसा आया था पेपर में। मेरा एफएम में स्कोर कितना था? 64, उसको भी 64 आए थे। मेरे को दर्द हुआ, मेरे को दर्द हुआ ना भाई, पेपर देख आंसर ये देखने के बाद बोला साला मैं साल भर पढ़ा एफएम, मेरे को एक अटेम्प्ट, उसका तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, मैं बोला दूसरे अटेम्प्ट में एफएम पढ़ के इतने सारे सवाल सॉल्व करके मैंने 64 रहा है, इसको सवेरे थ्योरी पढ़ा मैंने 50 मार्क का, वो भी 64 लेके आया। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? अब मेरे को एक बात बताओ, ये हादसा तुम्हारे साथ हुआ तो, और वो भी ऐसा हादसा तुम्हारे नॉन स्कोरिंग पेपर के साथ हुआ तो, फिर तो तुमने नॉन स्कोरिंग वाले को स्कोरिंग कर दिया ना। व्हाट इफ इसका एग्जैक्ट रिवर्स हादसा तुम्हारे स्कोरिंग के साथ हुआ तो? एक और पेपर नवंबर 2008, जिसमें मैं फेल हुआ था। अकाउंट्स एफएम कॉस्टिंग मेरा स्ट्रॉन्ग फोर्टे था, प्रैक्टिकल मेरा हमेशा स्ट्रॉन्ग फोर्टे रहा है कि मैं प्रैक्टिकल एक बार भी अगर देख लूं और सॉल्व कर लूं तो मेरे को प्रैक्टिकल वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सीधा प्रैक्टिकल पेपर जाके दे सकता हूं, और मेरे एग्जामिशन आते थे। और ये वाला पेपर, पहला प्रॉब्लम कंसोलिडेशन का, सुना होगा टॉपिक आपने कभी तो भी, कि होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स कंसोलिडेट करके लिखने पड़ते। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? पहला क्वेश्चन कंसोलिडेशन का, 20 मार्क का। क्या लगता है कितना घंटा लगेगा सॉल्व करने के लिए? हमारे टीचर ने तक हाथ खड़े कर दिए थे, बोले 20 मार्क का क्वेश्चन, टीचर बोल रहे थे हमारे पेपर सब खत्म होने के बाद, टीचर बोल रहा था मैं भी सॉल्व करने बैठूं तो भी 1.5 घंटा लग जाए। टीचर बोल रहे थे कि हम सॉल्व करने बैठे तो भी 1.5 घंटा लग जाए। अभी तुम्हें कंसोलिडेशन का ही पता नहीं, इसलिए तुमको फील नहीं आ पा रहा, पर आप सिर्फ इतना फील लो कि 20 मार्क के लिए हमको आधा घंटा 1.5 घंटा देना था। आपको पता है ये पेपर का ट्रिक क्या था? ये पेपर का सिंपल ट्रिक था, बचे हुए 80 मार्क को सॉल्व करना। और जिसने पहला क्वेश्चन हाथ में उठाया ना, वो हर बंदा फेल है।
इंस्टीट्यूट ने बाकायदा, इंस्टीट्यूट का कमेंट आता है पूरे पेपर होने के बाद, रिजल्ट लगाने के बाद, कि बच्चों ने ये पेपर को, न्यूज़ लेटर के अंदर, कि बच्चों ने कौन से पेपर पे क्या किया। उस पेपर में लिखा हुआ था कि तुम उल्लू के पट्टे हो। मतलब टोन वैसा ही था, भले डायरेक्टली नहीं लिखा, टोन वही था कि तुम सब बेवकूफ हो। जब तुम्हें दिख रहा था कि 20 मार्क का एक क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, तुमने दूसरे क्यों नहीं सॉल्व किया? वो सिर्फ ये टेस्ट नहीं कर रहे तूने कितना पढ़ा है, वो ये भी टेस्ट कर रहे तेरा डिसीजन मेकिंग क्या है। अब सोचो तुम्हारा सब्जेक्ट है स्कोरिंग इको, माना ऐसा एखादा हादसा तुम्हारे साथ हो गया है, एमसीक्यू दे दिया एक 20 मार्क का केस स्टडी, 20 मार्क के लिए 20 क्वेश्चन पर केस स्टडी पढ़ के सॉल्व करो, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की केस स्टडी, और वो भी 2 पेज की। यू आर डन। कहां गया तुम्हारा स्कोरिंग सब्जेक्ट? वेयर आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? सो अगले 15 दिन में इट डजेंट मैटर विच वॉज स्कोरिंग विच वॉज नॉट। अगले 15 दिन में जो, और इसीलिए मैं 10-15 दिन पहले लेक्चर ले रहा हूं, क्योंकि मैं इसके पहले भी नहीं बोल सकता था। इसके पहले कैसे बोलूं कि कुछ भी स्कोरिंग नहीं है, कुछ भी है? दैट वाज रॉन्ग। बट अभी मैं बोल सकता हूं कि अगले 10-12 दिन में कुछ भी स्कोरिंग नहीं है और सब कुछ स्कोरिंग है। इज इट वेरी क्लियर? समझ में आया पक्का? नेक्स्ट वाली चीज, एक्सेट्रा। डिस्कस करने लायक एक्सेट्रा में बहुत कुछ है, ऐसा नहीं, पर यहां मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा ओवरऑल मोटिवेशन पे और फेथ पे। तुमने अभी तक अगर ये किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। पर अगर तुमने नहीं किया होगा, तुम्हारे हाथ में सबसे काम की चीज अगले 10 दिन तक है, और सबसे बिना काम की भी चीज तुम्हारे 10 दिन तक हाथ में है, वो है तुम्हारा फोन। एक तो तुम खुद को एंटरटेन करने के लिए कुछ भी सुन सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, नहीं तो तुम खुद को ठीक से रखने के लिए एक मोटिवेशनल सॉन्ग का प्लेलिस्ट बना सकते हो, रैंकर्स के इंटरव्यूज का प्लेलिस्ट बना सकते हो, स्कोरर्स के इंटरव्यूज का प्लेलिस्ट बना सकते हो, और सिर्फ ये चीजें अगले 10 दिन तक के तुम तुम्हारे सेलफोन पे एक्सेस कर सकते हो। अगले 10 दिन तक के तुम्हारा इंस्टाग्राम का अकाउंट शुरू भी रह सकता है, और अगले 10 दिन तक तुम्हारा इंस्टाग्राम का अकाउंट बंद भी रह सकता है। तुम्हारा व्हाट्सएप भी शुरू रह सकता है, तुम्हारा व्हाट्सएप बंद भी रह सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, फोन हर एक के पास उन्हीं क्वालिटी और उन्हीं फीचर्स वाला है। प्रोबेबली पास होने वाला उसको सही तरीके से यूज करेगा, और ना पास होने वाला उसको सही तरीके से यूज नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी गलत नहीं होती, टेक्नोलॉजी को यूज करने का कॉन्शियस चॉइस गलत होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब से, न्यूक्लियर पावर से न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया जा सकता है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा सकती है। अगर तुमने एटॉमिक एनर्जी का पावर प्लांट डाला तो लोगों के घर रोशन करेगा, लेकिन वही तुमने बॉम्ब बनाया तो इतने ज्यादा लोगों के घर रोशन होंगे कि बाद में दिखेंगे ही नहीं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो ये चीज को एक्सेट्रा में याद रखना। अगले 15 दिन तक दुनिया में गलती किसी की भी हो, सॉरी तुमको बोलना है। तुम न्यूज चैनल भी देख रहे हो और रशिया ने ईरान यूक्रेन के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब डाल दिया, तो भी सॉरी तुमने बोलना है। सॉरी सर, इसका क्या कुछ भी बोल रहे हो? नहीं, ये आदत है। किसी के साथ भी कुछ भी गलत हो रहा है ना, ये आदत है, मैं सॉरी बोलेगा। क्यों? क्योंकि जब एक्चुअली तुम किसी के साथ गलत करोगे या कोई तुम्हारे साथ गलत करेगा ना, उस वक्त अपसुख मुंह से सॉरी निकलना चाहिए। समझो तुम रास्ते से जा रहे हो, किसी ने आके तुमको गाड़ी ठोक दी, सॉरी। तुम्हारी गलती भी नहीं है, तुम सिग्नल फॉलो कर रहे थे, सॉरी। तुम स्पीड में भी नहीं थे, सॉरी। तुम्हारे दिमाग में वो चीज चढ़ी रहेगी कि मैंने सॉरी कैसे बोल दिया, फिर भी सॉरी। तुम्हारा टारगेट सीए बनना है या रोड रेस में तुमको विन चाहिए? तुमको रोड रेस में जीतना है या तुम्हारा टारगेट सीए बनना है? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, फाउंडेशन में नीचे हरे कलर में सक्सेसफुल लिख के आना, या रोड रेस के अंदर उस बंदे को मार के खुद का ईगो सेटिस्फाई करना? हो सकता है तुम उसको मारोगे, पीटोगे, पुलिस में दे दोगे, और फाउंडेशन के नीचे अनसक्सेसफुल लिख के आया तो व्हाट इज मोर कॉस्टली? 15 दिन पहले से गधा बन जाने का दुनिया के लिए। भाई उसने गाड़ी ठोकी, गलती मेरी से, मैं गाड़ी लेके बाहर निकला, है ना गलती? ऑटो ले लेता, क्यों निकला गाड़ी लेके बाहर? तेरे को पता है जब तेरी किस्मत ही बेकार है, मत निकलना भाई।
तेरे को पता है अगले 15 दिन तेरे लिए, इमेजिन लाइक दिस, अगले 15 दिन तुम्हारे लाइफ के सबसे ज्यादा क्रूशियल डेज है। अगले 15 दिन बाद, लेट्स ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर अगले 15 दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी 15 दिन है, और किधर से भी आके तुम्हारी लग सकती। गाड़ी लेके बाहर निकलोगे? निकलोगे? चुपचाप ऑटो करोगे? कर ले। सर हाँ, वो ऑटो में पैसा जाएगा, मत निकल, चुपचाप घर पे बैठा रहे, बेटर। बालकनी में आ, उधर ही घूम, 4 फटके अंदर, सिंपल एज दैट। अगले 15 दिन मॉडेस्ट और हम्बलनेस की कगार पार कर देना, लिमिट्स पार कर देना। पप्पा कुछ भी बोले, मम्मी कुछ भी बोले, दोस्त कुछ भी बोले, कोई भी डिमोटिवेटिंग मोटिवेटिंग कोई भी वीडियो देखो, कुछ भी करो, अगले 15 दिन तुम्हारे बॉडी और माइंड का बैलेंस खत्म नहीं होना चाहिए। जहां, याद रखना मेरे ये बात गौर से, जिधर तुम्हारा माइंड का बैलेंस तुमने बिगाड़ लिया किसी भी एक छोटे से इवेंट में, वो दिन तुम्हारा गया। और ये 10 दिन की कीमत तुमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। इट इज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है? इज इट वेरी क्लियर? सारी टिप्स समझ में आई? किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो। एनीवन? हाँ, यूट्यूब पे भी ये जब वीडियो आएगा, किसी को अगर लगता है कोई कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछना है, यू कैन आस्क, आंसर देने की कोशिश पूरी करूंगा, क्वेश्चन सही रहेगा तो। ठीक है? कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, सब समझ में आया अच्छे से? एवरीथिंग अंडरस्टूड प्रॉपरली? बोलो हाँ या ना। इज इट वेरी क्लियर? चलो गुड। ये पहली चीज थी जो मुझे समझानी थी। हो सकता है इसके अंदर मैंने 2-4 फालतू चीजें बोली हो, मेरे को माफ करना, बट वो चीजें मेरे लिए काम की है, मुझे लगता है आपके लिए करनी चाहिए। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एवी नहीं बना, मेरे लिए अगर ये कर सकती है तो तुम्हारे लिए भी कर सकती है। समझ में आया? पक्का? चलो गुड। अब ये होने के बाद जाते हैं दूसरे पार्ट पे। कितना बज गया? ठीक है, वी हैव टाइम। भूख लगी है? ब्रेक वगैरह चाहिए? फिर उसके बाद में हम आंसर सेशंस और क्वेरीज वगैरह की तरफ जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, या पहले क्वेरी वगैरह एंटरटेन कर लूँ? आंसर राइटिंग सेशन देखे हैं, उसमें कुछ क्वेरी है? कंटेंट की कोई कुछ नहीं है? कंटेंट का कोई क्वेरी है? लॉ सब्जेक्ट सुना है? यहां से शुरू करते, प्रोसेस करने में आसानी होगी। लॉ सब्जेक्ट सुना है? आंसर राइटिंग सेशन देखे हैं? सारे सॉल्व किए हैं? कंटेंट में कोई क्वेरी है? अच्छा, अगर ऐसा नहीं है, मेरे को लगा था दनादन क्वेरी आएगी। हाँ हाँ, क्वेश्चन जो होमवर्क दिए हैं उसके आंसर्स अभी तक नहीं है। ठीक है? होमवर्क के क्वेश्चन का लिस्ट किसने निकाला है? किसी के पास फोटो वगैरह है? नहीं निकाला है? ठीक है, एक चीज हम कर सकते हैं, हालांकि मैंने डिस्कस किया है ना होमवर्क, सारे नहीं किए, एक भी नहीं किया मैंने। जिस दिन होमवर्क दिया उसी दिन डिस्कस किया था कि ऐसा ऐसा है। अच्छा, होमवर्क की लिस्ट है किसी के पास? ओके, रादर मैं फिर एक काम करता हूं, कितने क्वेश्चन है रफली? 5-6 क्वेश्चन होंगे या 10-20 क्वेश्चन है? ओके, 10-20 क्वेश्चन है तो फिर मैं एक काम करता हूं, अगले 2-3 दिन के अंदर मैं पूरे होमवर्क के क्वेश्चन एक जगह पे वापस लाता हूं, और उसके साथ में उसके मॉडल आंसर भी दे देता हूं। 2 दिन में तुमको लिस्ट मिल जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? तो आपके पास में एक प्रिंटेड चीज रहेगी, एब्रप्टली मैंने ओरली कुछ भी बोलने से अच्छा उसके साथ आंसर टैली कर लेना, वो लिस्ट भी परमानेंटली रह जाएगी फिर। इज इट वेरी क्लियर? चलेगा सबको? बोलो हाँ या ना। ओके, अब बात करते हैं लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक और सेशंस के बारे में, कि आपने क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आर यू गाइस रेडी? मैं अब उसी मॉड्यूल से जा रहा हूं जिस मॉड्यूल से मैंने आपको पढ़ाया है और जिस मॉड्यूल से मैंने आपको सब कुछ लिखाया है। इज इट वेरी क्लियर? सो आप आ जाइए, नोटबुक ओपन कर लीजिए और फटाफट फटाफट चीजें नोट कर लीजिए। और ये भी मैं बोलना चाहूंगा उसके साथ में, मैं ये भी तो 2 या 3 कॉलम करके रखेगा, 2 तो करके रखेगा। मैं टॉपिक का नाम बोलूंगा, आगे उसके ऊपर कौन से टाइप का सवाल आ सकता है ये मैं लिख के देने वाला हूं। इज इट वेरी क्लियर? लेट्स स्टार्ट। या उसके पहले ब्रेक चाहिए? नहीं चाहिए? कंफर्म? चलो आ जाओ। सबसे पहले शुरू करते हैं आईआरएफ से। हेडिंग डालिए, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क।